हमारी कवि मित्र अनीता मंडा, प्रदीप कांत, मधु सक्सेना जी, महेश राजा जी, सारे लोग आ चुके हैं। मैं आगे बढ़ता हूं आप सबका स्वागत करते हुए। मित्रों, एक दूसरा जो प्रश्न समूह है उसमें सवाल है कि लेखन में हमारे मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, दिल से लिखी रचना और दिमाग से लिखी रचना में क्या अंतर होता है, कवि की चेतना संत, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ और खिलाड़ी की चेतना से कैसे भिन्न होती है, और एक सवाल और है कि प्रेम दिल से किया जाता है कि दिमाग से किया जाता है। चलिए इस पर बात करते हैं। वस्तुतः हमारे जीवन में समस्त भूमिका हमारे मस्तिष्क की है। खुदेजा खान जी आ गई हैं, अर्चना नायडू जी आई हैं, अशोक खरे, आप सबका स्वागत है। जब हम गर्भ में होते हैं हमारा मस्तिष्क बिल्कुल कोरा रहता है, लेकिन जैसे ही हम इस संसार में आते हैं मस्तिष्क का कार्य प्रारंभ हो जाता है। भय, निद्रा, मैथुन, आहार, इन जैविक इच्छाओं अथवा नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के साथ हम जन्म लेते हैं और जन्म से ही हमारे मस्तिष्क का प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाता है। भाई मुस्तफ़ा खान और रजत कृष्ण, मेरे छोटे भाई डॉक्टर मानिक विश्वकर्मा, आप सबका स्वागत है। मैं यह बता रहा था कि हमारे मस्तिष्क का प्रशिक्षण जीवन भर चलता है। संक्षेप में कहूं तो हमारी देह रूपी इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहने वाला यह ब्रेन, मस्तिष्क या दिमाग ही सब कुछ ग्रहण करता है। अपने मस्तिष्क की विचार परंपरा से आप भलीभांति अवगत होंगे और आप प्रबुद्ध लोग हैं, चेतना का अर्थ भी जानते ही होंगे। चेतना क्या होती है? हमें उद्वेलित करने वाली गर्व, लज्जा, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि भावनाएं, हमारे नेत्र, नाक, कान, जिह्वा, स्पर्श आदि ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित अनुभूतियां और अंततः हमारे मस्तिष्क को सदा व्यस्त रखने वाले विचार, यह सब चेतना है। अनुभव की परिपक्व अवस्था अनुभूति है। चेतना से बाहर जो कुछ भी है वह सब पदार्थ है। पदार्थ मतलब हमारे चारों ओर उपस्थित वस्तुएं या पिंड, जिनमें भौतिकीय परिघटनाएं अथवा पदार्थ या भूत द्रव्य उन्हें कहा जाता है। ये सब घटनाएं जिनमें घटित होती हैं। इस तरह देखा जाए तो कवि हो, लेखक हो, संत हो, वैज्ञानिक हो या खिलाड़ी, चेतना के स्तर पर सब एक जैसे होते हैं, लेकिन इन सब के अलग अलग होने में मुख्य भूमिका हमारे अवचेतन की होती है। और लेखन में भी हमारे मस्तिष्क की भूमिका के अंतर्गत मुख्य भूमिका इस अवचेतन की होती है। अवचेतन क्या है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी हम कुछ अपनी बाह्य इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उन अनुभवों को अनुभूतियों के रूप में यहां दर्ज करते हैं। अनुभव यानी एक्सपीरियंस और अनुभूतियां यानी परसेप्शन। तो ये सारा कुछ हमारे भेजे में या दिमाग में इकट्ठा होता है, और यह जो मस्तिष्क है या जो भेजा है यही सब कुछ करता है। विद्रोह भी यही करता है, विचार भी यही करता है, क्रांति भी यही करता है। इसीलिए सत्ता इस भेजे से बहुत डरती है। और आपने वो गाना सुना होगा, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। तो मित्रों, भेजा इतना महत्वपूर्ण होता है। समझने के लिए बड़ी सीधी सी बात आपको बताता हूं कि चेतन और अवचेतन में फर्क क्या है। ब्रेन या भेजा अगर हमारा हार्डवेयर है तो अवचेतन या मन एक सॉफ्टवेयर है। बस इतना ध्यान रखें। हमारी सारी अनुभूतियां, हमारी स्मृतियां, हमारी आदतें, लेखन कला, कौशल, सब कुछ अवचेतन में ही है। हम इसमें संग्रह करते हैं। और मन के बारे में तो बहुत अच्छी बातें हैं। मैंने एक बार अपनी कक्षा में बच्चों से पूछा कि मन कहाँ होता है, तो किसी ने कहा कि मन यहाँ होता है, किसी ने कहा ये मस्तिष्क में, यहाँ माथे में होता है, किसी ने कहा आँखों में होता है। लेकिन मित्रों, भौतिक रूप से मन हमारे शरीर में कहीं नहीं होता। मन का अर्थ है मस्तिष्क के समस्त क्रियाकलापों का योग। सम ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज माइंड। जब हम लिखते हैं, लेखन करते हैं, तो हम इसी
अवचेतन से उत्खनन कर उसे भाषा के माध्यम से अपनी रचना में लेकर आते हैं। हमारे वरिष्ठ कवि हैं स्मृति शेष विष्णु खरे जी। विष्णु खरे जी बहुत अच्छी बातें कहते थे। तो एक बार उन्होंने कहा था कि मुक्तिबोध की रचनाओं को लेकर कि मुक्तिबोध एक पुरातत्ववेत्ता की तरह अपने मस्तिष्क का उत्खनन कर रचनाएं लिखते हैं। तो जिस तरह लेखन हमारा काम है, उसी तरह कविता, कहानी, चित्रकला या जिस तरह की भी कला हो जो हम सीखते हैं वो हमारे अवचेतन में दर्ज होती है। बचपन से ये चीज़ें वहाँ पर दर्ज होती जाती हैं। उसके बाद फिर हमें अभ्यास करना होता है और हम उसमें पारंगत होते हैं। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि कवि या लेखक जन्मजात होता है या प्रतिभा जन्मजात होती है। मैंने आपको बताया कि जन्म के समय हर मनुष्य की जो ये हार्ड डिस्क है ये बिल्कुल कोरी रहती है, लेकिन कला हो या प्रतिभा हो वो अर्जित की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से एक या दो ही कवि या लेखक क्यों बनता है? मुक्तिबोध जी के 4 पुत्र हैं। मुक्तिबोध जी इतने बड़े लेखक बने, लेकिन बाकी लोग लेखक नहीं बने। हाँ, दिवाकर मुक्तिबोध जी जो हमारे बड़े भैया हैं, वे ज़रूर, उनका लेखन से संबंध है, वे पत्रकार हैं बड़े प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ में। कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्रियों द्वारा, हमारी चेतना द्वारा अर्जित अनुभूतियां, अध्ययन से उपजे विचार जो हमारे अवचेतन में दर्ज होते हैं, उन्हें हम शब्दों के माध्यम से रचना कौशल द्वारा कविता में प्रकट करते हैं। अब एक सवाल पूछा गया है कि दिल से लिखी रचना और दिमाग से लिखी रचना में क्या अंतर होता है? शुक्ला चौधरी जी आ गई हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मिथिलेश राय जी और शीतेंद्र नाथ जी भी आ रहे हैं। खुदेजा खान आई हैं, छत्तीसगढ़ के हमारे मित्र हैं। बबीता गुप्ता हैं, आपको भी नमस्कार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और देखिए ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि दिल से लिखी रचना और दिमाग से लिखी रचना में क्या अंतर होता है। हम कहते हैं कि ये तो रचना मैंने दिल से लिखी है, ये कविता मैं दिल से लिख रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा, लिखने में दिल की कोई भूमिका नहीं होती। दिल सिर्फ एक टुल्लू पंप की तरह होता है जो रक्त को खींचता है, साफ करता है और शरीर की विभिन्न शिराओं में उसको भेज देता है। इसलिए जो कुछ भी लिखा जाता है वो हमारे मस्तिष्क से लिखा जाता है। फिर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम दिल से लिखते हैं? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये सदियों से हमारी मान्यता रही है कि हमारी कोमल भावनाएं, हमारी संवेदनशीलता, दया, सहानुभूति, परोपकार की प्रवृत्ति, महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना, बच्चों से प्रेम, ये सब चीज़ें, ये जो कोमल चीज़ें, ये सब हमारे दिल में होती हैं। इसलिए इन पर आधारित रचनाएं जो हम लिखते हैं, भावना प्रधान जो चीज़ें लिखते हैं वो दिल से लिखते हैं। लेकिन मित्रों, वास्तविकता यह है कि समस्त चीज़ें, समस्त लेखन हमारा इस मस्तिष्क से होता है। इस मान्यता के पीछे एक कारण है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य इस बात को पहले जानता ही नहीं था कि हमारे शरीर में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। और यह बात अभी बहुत पुरानी नहीं है। अभी अभी पिछली सदी में सन 1951 में पेनफील्ड नाम के वैज्ञानिक ने यह बात बताई है। और इस रहस्योद्घाटन को तो अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। इसलिए आप जानते होंगे कि मान्यताएं कैसे चलती हैं। आज से 400 साल पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इधर से पूर्व से निकलता है और पश्चिम में चला जाता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन बनाई, उन्होंने, और ब्रूनो ने, कोपरनिकस ने, इन लोगों ने बताया कि नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उनके चक्कर लगाती है। ब्रूनो का नाम आपने सुना होगा। हमारे जो वरिष्ठ कवि हैं आलोक धनवा जी, उन्होंने ब्रूनो की बेटियां नाम की बड़ी प्रसिद्ध कविता लिखी है, उसे आप पढ़िएगा। तो उन लोगों को यातना दी गई, उनके बच्चों को यातना दी गई। लेकिन एक समय ऐसा आया कि स्थापित हुआ यह सत्य कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य स्थिर है। आज आप किसी बच्चे से कहेंगे कि नहीं भाई सूर्य चक्कर लगाता है, तो वो कहेगा क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। बहरहाल, अब प्यार की बात,
ये फरवरी का महीना है, ये जो सवाल आया है ये ज़रूर किसी हमारे प्रेमी जन ने किया होगा कि प्यार दिल से होता है कि दिमाग से होता है। ये फरवरी का महीना है, वैलेंटाइन का महीना है। हमारे भाई अरुण शीतांश आ गए हैं। अरुण शीतांश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसे प्रेम का महीना कहा जाता है, संत वैलेंटाइन का महीना कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रेम जो है ना, दिल से नहीं होता बल्कि मस्तिष्क से ही होता है। जब हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं कि उसके लिए मेरे दिल में प्रेम उपज गया, या मैंने उसको अपना दिल दे दिया। मित्रों, प्रेम दिल में नहीं उपजता, वो आपके दिमाग में उपजता है। अर्थात यह प्रेम हमारे मस्तिष्क के कुछ खास रसायनों पर निर्भर करता है। रूहानी जुनून पैदा करने के लिए दिमाग के डोपामाइन, नोरेपाइन और सेरोटोनिन नामक 3 रसायन जिम्मेदार हैं। आपने देखा होगा, प्यार में भूख ना लगना, नींद ना आना और बेवकूफ़ी की हद पार कर साहसिक कार्य कर जाना, इन सब का संबंध डोपामाइन या नोरेपाइन के उतार चढ़ाव से ही है। वो फरहाद हैं जिन्होंने वो शीरी के लिए नहर खोदी थी या पहाड़ काट दिया था। फिर वो सोहनी महिवाल की कहानी आपने सुनी होगी कि सोहनी महिवाल से मिलने के लिए कच्चा घड़ा लेकर चनाब में कूद गई। और लैला मजनू की कहानी है कि लैला के प्रेम में उन्होंने अपने ऊपर पत्थरों की बौछार भी सही। ये साहित्य में ऐसी चीज़ें आती हैं और हम सब देखते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो प्रेम है, ये हमारे मस्तिष्क में घटित होता है। अभी मैं कुछ इस पर नहीं कहूँगा, इस पर विस्तार से आगामी 8 फरवरी को धागा विमर्श का मंच एक हमारा समूह है, उस पर मैं आगामी 8 फरवरी को विस्तार से प्रणय संबंधों में या प्रेम संबंधों में इस पर बात करूँगा। तो अब बस यही मैं कहना चाहता था कि हमें जो प्रेम के संस्कार बचपन में मिले हैं, उसकी वजह से हम कविताएं लिखते हैं, प्रेम कविताएं लिखते हैं। मान लीजिए हमें घृणा के संस्कार मिले होते तो हम बड़े होकर किसी से प्रेम नहीं करते, हम सिर्फ नफरत करते। इन दिनों जाति, धर्म, नस्ल को लेकर जो नफरत फैलाई जा रही है, उसकी वजह भी यही है। लेकिन हम कवि और लेखक अपनी रचनाओं के माध्यम से उस नफरत का विरोध कर सकते हैं। और नफरत ही क्यों, मानव समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों का विरोध कर सकते हैं, और वो हमें करना ही चाहिए।